Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing what is the whole syllabus of general pathology and how we have to study this syllabus. Alright. थ्योरी सिलेबस के साथ साथ हम प्रैक्टिकल का भी पढ़ेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या परफॉर्म करना होता है, क्या क्या आपको स्पॉटर्स दिए जाते हैं। तो जनरल पैथोलॉजी से रिलेटेड हम सभी कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यस, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल पैथोलॉजी। जनरल का मतलब होता है रिलेटेड टू आवर होल बॉडी एंड पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीजेस, डिसऑर्डर्स या फिर कोई भी बीमारी। ऑलराइट, अच्छा उससे पहले हम एक बार बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल पैथोलॉजी की जो आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है वो होती है रॉबिन्स। ऑलराइट, इसमें बहुत अच्छे से आपको सिलेबस इलेबोरेट किया होता है। पर उसके अलावा अगर आप एकेडमिक सेशन के लिए बुक लेना चाहते हैं, यानी कि इजी लैंग्वेज हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, तो उसके लिए आप हर्ष मोहन ले सकते हैं। वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बुक होती है। ऑलराइट, तो जनरल पैथोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं, हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी डिजीजेस हो सकती हैं, उनके बारे में हम जनरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले फर्स्ट ईयर में आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, राइट। फिजियोलॉजी में हम हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ते हैं। और फिर सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी में फिजियोलॉजी में जो नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, नॉर्मल फंक्शंस जो हमने पढ़े थे, उनमें क्या क्या अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन सभी के बारे में हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद इन सभी प्रॉब्लम्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उन सब के बारे में हम थर्ड ईयर में सर्जरी एंड मेडिसिन में पढ़ते हैं। तो सब कुछ सीरियल मैनर में आपको पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है, सेकेंड ईयर में उन नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में क्या डिफेक्ट आ सकते हैं वो पढ़ाया जाता है, और थर्ड ईयर में आपको ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पैथोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, यानी कि जनरल पैथ में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेड। ऑलराइट, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये सभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता होंगी तभी आप जनरल पैथ को आगे पढ़ पाओगे अच्छे से। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेल इन हेल्थ, यानी कि सेल की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती हैं, नॉर्मल जो हमारी सेल होती है वो कैसे काम करती है, जो बेसिक है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया जाता है। सेकंड में हम फिर पढ़ते हैं इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, रीज़न, यानी कि सेल इंजरी के क्या क्या रीजंस होते हैं। अब रीजंस कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो वो सेल बाय बर्थ यानी कि कंजेनाइटल ही डिफेक्टेड हो, या फिर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे गिर जाते हैं तो हमको चोट लगती है, इंजरी होती है, तो दैट इज सेल इंजरी बाय एक्वायर्ड। ऑलराइट, उसके अलावा पैथोजेनेसिस, यानी कि जब सेल इंजरी होती है वो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कोई भी रीज़न होता है जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल ट्रोमा हो गई। उसके बाद वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग जैसे ही होती है वहाँ पे क्लोट बनता है, ब्लड क्लोट। उसके बाद फिर साइटोकाइनिन्स आते हैं, उसके बाद टिश्यू हीलिंग स्टार्ट होती है। सो इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज सेल इंजरी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक्वायर्ड रीजंस भी दिए हैं। एक्वायर्ड इटियोलॉजी है जैसे कि हाइपोक्सिक इंजरी, यानी कि हाइपो का मतलब लो, ऑक्सिक मतलब ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंजरी हो रही है, या फिर केमिकल इंजरी भी हो सकती है। फिजिकल इंजरी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ट्रोमा से हम कहीं पे गिर जाएं उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल इंजरी, यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है, वायरल इन्फेक्शन आ गया है, उसकी वजह से इंजरी हो रही है। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस, अ लॉट ऑफ इटियोलॉजी दैट कैन कॉज सेल इंजरी।
नाउ द थर्ड चैप्टर इज डीजनरेशंस। जब हमारी सेल इंजरी होती है, सी फर्स्ट चैप्टर में हमने नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर पढ़ी और सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा, राइट। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल सेल को अगर ट्रॉमा हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, तो वो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या क्या फिर स्टेप्स होते हैं उस सेल इंजरी के। अब थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब सेल को इंजरी हो गई उसके बाद सेल अपने आप को कैसे हील करेगी। टिश्यू जो है, व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट, या तो इंजरी के बाद टिश्यू अपने आप को कैसे हील करेगा, दैट इज इन द थर्ड चैप्टर। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? डीजनरेशन, अमाइलोइडोसिस, फैटी चेंज, क्लाउडी स्वेलिंग, ह्यालिन चेंज, म्यूकोइड degeneration. So these are the methods of tissue to heal itself in different aspects. Alright. Now the fourth chapter is cell death and necrosis. यानी कि अगर सेल को इंजरी हो गई है, ऑलराइट, एंड टिश्यू इज नॉट कैपेबल टू रीजनरेट, टिश्यू अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में व्हाट विल बी हैपन? सेल डेथ एंड नेक्रोसिस। उसके अलावा व्हाट इज एप्टोसिस? एप्टोसिस होता है सेल्फ प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल, यानी कि सेल अपने आप को प्रोग्रामेटिक तरीके से खुद को ही मारती है, दैट इज सुसाइडल यू कैन से। ऑलराइट, उसके अलावा गैंग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन इन सभी पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे अमाइलोइडोसिस था, इसके टाइप्स भी होते हैं, तो इस पे भी 5 या 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा सेल डेथ एंड नेक्रोसिस या फिर नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंस करके क्वेश्चन आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे गैंग्रीन के डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफाइन गैंग्रीन, इट्स कॉजेज, इट्स क्लिनिकल फीचर्स एंड क्लासिफाई गैंग्रीन। तो उसके बारे में आपको डेफिनेशन, रीजंस, फीचर्स एंड डिफरेंट टाइप्स लिखने हैं, ड्राई, वेट, गैस गैंग्रीन, तो ये सभी आपको लिखने होते हैं। उसके अलावा पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, यानी कि सेल अपने आप को हील करते करते उसमें कैल्सिफिकेशंस हो जाते हैं। ये भी 2 तरीके से होता है, डिस्ट्रोफिक होता है, मेटास्टेटिक होता है। ये जनरली ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स में आपको ज़्यादातर दिखने को मिलता है। एक्सरे जब हम देखते हैं हील्ड ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स का, तो उनमें हीलिंग के दौरान कैल्सिफिकेशंस बनती हैं, तो आपको एक्सरे में फिर ये दिखाई देती हैं। ऑलराइट, तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या तो डिफाइन कैल्सिफिकेशन एंड इट्स टाइप्स, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा डिस्ट्रोफिक एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशंस में डिफरेंस। उसके बाद हमारा आता है 5th चैप्टर, दैट इज इन्फ्लामेशन। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? सी, हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है या फिर कोई भी ट्रोमा होती है, उससे लड़ने के लिए कोई, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में भी तो मैकेनिज्म है लड़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, राइट। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया या फिर फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी फॉरेन बॉडी जब हमारी बॉडी में एंटर करती है, उसको हम कहते हैं एंटीजन, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो उससे लड़ने के लिए बनती है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में बनती हैं एंटीबॉडीज। ऑलराइट, तो जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, जब हमें इन्फेक्शन होता है और हमारी बॉडी उससे लड़ती है, तब हमारी बॉडी में कुछ साइंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन होता है वहाँ पे आपको रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, तो दीज आर द साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन लिखनी होती है, इसके टाइप्स लिखने होते हैं, रीजंस के, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, उसके अलावा फीचर्स क्या क्या होती हैं, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होती है, पेन होता है, एंड टेम्परेचर वहाँ का हल्का सा ज़्यादा होता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। उसके अलावा एक्यूट इन्फ्लामेशन भी होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी होती है। एक्यूट यानी कि जो रिसेंटली हुई है, कुछ दिनों से ही हुई है। उसके अलावा क्रोनिक होती है, क्रोनिक यानी कि जो कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों से हो रही है, यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होते होते अगर हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से बहुत महीनों से लड़ रही है, तो हमारे टिश्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
नाउ इन 6th चैप्टर दैट इज़ हीलिंग। हीलिंग का मतलब अब हमारी सेल में इंजरी हुई है तो वो हील कैसे कैसे करती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में हम 6th चैप्टर में पढ़ते हैं। जिसमें एक तो आता है रीजनरेशन, यानी कि सेल जो होती है वो डिवाइड करके रीजनरेशन करती है। एक होता है रिपेयर, कि उस सेल को थोड़ी सी इंजरी हुई थी, वो अपने आप को रिपेयर कर रही है। ऑलराइट, तो इसके क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन एंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। इन दोनों में डिफरेंस करके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ओके, तो बेसिकली हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन का मतलब क्या होता है, अगर स्कार नीट एंड क्लीन है, जैसे कि सर्जरी होती है, तो सर्जरी के लिए सर्जन हमेशा क्लीन इंसिजन देते हैं, राइट। सिंस इस प्रोसीजर में टिश्यूज का कोई भी हार्म नहीं होता है, राइट, तो सर्जरी के बाद सर्जन वहाँ पे सूचर कर देते हैं। तो दिस इज प्राइमरी इंटेंशन। एंड सेकेंडरी इंटेंशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है तो उस एक्सीडेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वुंड्स होते हैं उनके मार्जिन्स आप देख सकते हैं वो क्लियर कट नहीं होते हैं, जिस रीज़न से वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट सूचर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम अगर सूचर कर देंगे तो बैक्टीरिया वहाँ पे अंदर से और इन्फेक्शन पैदा कर देंगे। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है उसको एक्साइज करते हैं, उसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम अच्छे से स्टेरिलाइज करते हैं उस एरिया को, ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। उसके लिए हम वहाँ पे बीटाडिन वगैरह लगाते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे सूचर करते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेकेंडरी इंटेंशन। ऑलराइट, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके अलावा फ्रैक्चर हीलिंग का भी एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये सभी आप सर्जरी में भी करने वाले हैं, तो इसलिए बेटर होगा कि आप यहीं पे इन सबको अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हीलिंग प्रोसेस। अब भाई हीलिंग प्रोसेस जो हो रही है उसको क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर कम एज में चोट लगती है या फिर कोई भी सेल इंजरी होती है तो उसकी हीलिंग पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज पेशेंट्स, राइट। उसके अलावा अगर पेशेंट में इन्फेक्शन है या फिर सेप्टिसेमिया है तो उन पेशेंट्स में हीलिंग नहीं होगी, या फिर डिलेड हीलिंग होगी, लेट हीलिंग होगी, राइट। तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑल्सो दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर हीलिंग नहीं हुई तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपको बहुत अच्छे से करना है। नाउ द 7th चैप्टर दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। अब हम कुछ स्पेशल इन्फेक्शन पढ़ेंगे, स्पेशल डिजीज पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे है ट्यूबरक्लोसिस, इसकी पैथोजेनेसिस, कि भाई ये क्यों होता है, पैथोलॉजिकल फैक्टर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, कि भाई प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, सेकेंडरी कैसे होता है, और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कैल्सिफिकेशन बनते हैं पेशेंट्स में, वो क्या होते हैं, गोन्स फोकस, बहुत सारी नई चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा 8th चैप्टर है आपका सिफिलिस। सिफिलिस आपको पता ही होगा, एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंजेनाइटल होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा स्टेजेस ऑफ सिफिलिस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इनको पहचानेंगे कैसे आप, इनको आप कैसे कैसे पहचानेंगे, ये आ जाते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। उसके अलावा ओरल लीजन्स, तो ये सभी आपको सिफिलिस चैप्टर में पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है टाइफॉइड इन्फेक्शन पे। इसमें हम एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजिकल फीचर एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अपने 10th चैप्टर पे, दैट इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस इज बेसिकली ब्लड क्लॉट बनना। ओके, हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में कहीं पे हमारा ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ये कैसे कैसे बन सकता है, फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस कैसे होती हैं, और थ्रोम्बोसिस का फेट क्या होगा, यानी कि थ्रोम्बोसिस की वजह से फाइनली क्या क्या हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, जो हमारी ब्लड फ्लो में मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ब्लड वेसल में मोटा सा थ्रोम्बोसिस बन गया है, अब ये थ्रोम्बोसिस बार बार कुछ कुछ टकराने से ये टूट जाएगा।
Alright, this will break down in a lot of particles, smaller particles, and these will move with the further blood flow. Alright, तो ये जो broken parts होंगे, these are embolize. ओके तो एम्बोलिज्म क्या होता है, इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स. अब एम्बोलिज्म सॉलिड भी होता है, गैसियस भी हो सकता है. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इस्केमिया एंड इन्फाक्शन. इस्कीमिया क्या होता है, किसी भी टिश्यू में जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इस्केमिक कंडीशन. ओके, सो डेफिनेशन, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, रीजंस. उसके बाद टाइप्स, इन्फेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, कि भाई अलग अलग ऑर्गन्स में कैसे कैसे इन्फेक्शन होता है. तो ये सभी हम 12th चैप्टर में पढ़ते हैं. उसके बाद आता है 13th चैप्टर, दैट इज रीअरेंजमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. अगर हमारे किसी बॉडी टिश्यू में बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इडीमा. इडीमा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग आना. नाउ द नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन. सर्कुलेशन में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, हाइपरेमिया, शॉक. शॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 और 10 मार्क्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉक में, शॉक की आपको सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एंड फाइनली शॉक के क्या क्या टाइप्स होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, जिन भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी. नाउ मूव फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. न्यूट्रिशनल की कमी से क्या क्या हो सकता है, और स्पेशली विटामिन की डिफिशियंसी से. ऑलराइट, उसके अलावा नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म इन डिजीज, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. हाइपर सेंसिटिविटी आप माइक्रोबायोम में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एड्स एंड हेपेटाइटिस. उसके बाद आपको पढ़ना होता है हाइपरटेंशन, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड वेरियस ऑर्गन्स पे इसका क्या क्या इफेक्ट होता है. डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, पैथोलॉजी. तो ये सभी आपको पता होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि सेल में जब इंजरी होती है तो सेल अपने आप को कैसे मॉडिफाई करती है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए. तो या तो उसमें एट्रोफी हो जाती है, यानी कि उसका साइज छोटा हो जाता है, या फिर हाइपरट्रोफी, यानी कि हाइपरट्रोफी का मतलब होता है उसका साइज बढ़ जाता है, या फिर हाइपरप्लेजिया, यानी कि सेल ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है. मेटाप्लेजिया, यानी कि वो किसी और सेल में कन्वर्ट हो जाती है. डिस्प्लेजिया, यानी कि सेल का मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ नियोप्लेजिया. नियोप्लेजिया क्या होता है, ट्यूमर होता है. इसमें डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इनमें डिफरेंस क्या होता है. हाँ, इनमें डिफरेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. यहाँ ये देखिए आप, डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म. ऑलराइट, उसके बाद मेटास्टेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि स्क्वेमस पेपिलोमा हो गया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. अच्छा देखो, बेनाइन में जितने भी कैंसर्स होते हैं उनके पीछे ओमा लगाया जाता है, और जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनके पीछे कार्सिनोमा या फिर सार्कोमा लगाया जाता है. तो ये बात आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है. उसके अलावा ये सभी हमने पढ़ा जनरल पैथोलॉजी. अब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी. सिस्टमिक यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी में हमारी सिस्टमिक ऑर्गन से रिलेटेड होती है. फॉर एग्जांपल ब्लड में क्या क्या पैथोलॉजीज आती हैं, हमारे लिवर में, किडनी में, सीवियस हार्ट में क्या क्या पैथोलॉजीज आती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अनीमिया पढ़ते हैं. एनीमिया के टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में भी आपसे पूछे जाते हैं. उसके अलावा ल्यूकेमियाज, ल्यूकेमियाज के टाइप्स एक्यूट, क्रॉनिक, और इनके एक्यूट के फर्दर टाइप हो गए ALL, AML, और क्रोनिक के भी फर्दर टाइप्स हो गए CLL, CML. तो इन चारों में से किसी एक पे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है. ऑलराइट, उसके अलावा लिम्फ नोड्स में अगर डिजीज़ है हॉजकिंस डिजीज़ हो गई, नॉन हॉजकिंस हो गई. ऑलराइट, उसके अलावा ओरल कैविटी में क्या क्या डिजीजेस होती हैं, लाइकन प्लैनस, स्टोमेटाइटिस. आइटिस जहाँ पे भी आता है, आइटिस का वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और स्टोमा होता है ओरल कैविटी. तो ओरल कैविटी के इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं स्टोमेटाइटिस. उसके बाद ल्यूकोप्लेकिया,
स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, डेंटल अमीलोब्लास्टोमा, ये सभी आपको ओरल कैविटी में पढ़ने हैं। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में भी हम पढ़ते हैं, डिसऑर्डर ही पढ़ेंगे क्योंकि हम पैथोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। उसके अलावा फिर बोन्स के पढ़ेंगे। ओस्टियोमेलाइटिस, आइटिस जहाँ पे आ गया, मैंने आपको बताया था इन्फ्लामेशन होता है, तो यहाँ पे बोन के इन्फ्लामेशन को हम ओस्टियोमेलाइटिस कहते हैं। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियक फेलियर, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, फेलर टेट्रोलॉजी, ये सभी आप थर्ड ईयर में मेडिसिन एंड सर्जरी में भी पढ़ते हो वैसे, पर यहाँ पे भी आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है मिक्कू ये ड्रामा ना करे भी ना माने लोग, जो करे मैंने सब दौर में गीता जयंती की शुभेच्छा। वही तो हो गया, चलू बन गए मान, गीता जयंती की शुभकामनाएं भाई। नेक्स्ट हेमरेजिक डिसऑर्डर, यानी कि पेशेंट में ब्लीडिंग रुके ही ना, कोगुलेशन कैस्केड सिस्टम हम पढ़ते हैं, जो फिजियोलॉजी में अपनी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पढ़े होंगे, वो भी हम पढ़ते हैं। उसके अलावा अब आता है प्रैक्टिकल का काम। ये हमने किया था थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी कि थ्योरी में हमको क्या क्या ओवरऑल पढ़ना पड़ता है। अब प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए थ्योरी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे देखिए, यूरिन टेस्ट, आपको यूरिन के सैंपल्स दिए जाते हैं, सिंथेटिक यूरिन होता है, आपको पता ही होगा, बायोकेम में भी आपने परफॉर्म किए होंगे। तो उसमें आपको शुगर टेस्ट, एल्ब्यूमिन का या फिर कीटोन बॉडीज़ का, इन तीनों में से कोई एक टेस्ट दिया जाता है। उसके अलावा यूरिन में अगर ब्लड प्रेजेंट है या फिर बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, इनके लिए टेस्ट। उसके अलावा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, उसके अलावा टोटल WBCs काउंट यानी कि TLC, उसके बाद डिफरेंशियल WBCs काउंट, PCV या फिर ESR का, या फिर ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, ये सभी आपने फिजियोलॉजी में परफॉर्म किए थे, तो ये भी आपको पैथोलॉजी में एज इट इज़ परफॉर्म करने होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या करना होता है, पहले तो टिश्यू प्रोसेसिंग, उसके बाद स्टेनिंग। तो जनरली आपसे स्टेनिंग ही कराई जाती है वहाँ पे, और उन स्लाइड्स की स्टेनिंग करके आपको फिर माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है ये किसकी स्लाइड है। ऑलराइट, उसके अलावा आपको हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स भी दिखाई जाती हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ग्रैनुलेशन टिश्यू, फैटी लिवर, CVC लंग, ये इतनी सारी आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं। अगर आप इनकी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स साथ ही साथ लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एंड टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसीलिए आपकी प्रैक्टिकल फाइल, जिसे आप मैनुअल कहते हैं, वो बनवाई जाती हैं। उसमें आपको इनकी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स लिखनी होती हैं और इनके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स बनाने होते हैं। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू एंड बी हैप्पी।